दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग, और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश पंडित। जो जीसीसी के स्टूडेंट हैं वो तो मुझे जानते ही हैं, और जो जीसीसी से जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। मैं एज अ मैथ्स फैकल्टी जीसीसी में जुड़ा हुआ हूँ। तो आज मैं आपके लिए स्लाइड 2020 का मैथ पेपर लेके आया हूँ, उसका डिस्कशन करेंगे। खाली डिस्कशन नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट भी होंगे, उसको भी मैं आपको बताऊँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन से, क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर है। तो सबसे पहले देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। कोई भी फंक्शन अगर हम उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स, या फिर वाई की पावर एन एफ ऑफ एक्स बाई वाई। इसका मतलब क्या है? मतलब कोई भी एक्सप्रेशन लिख रहा हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हो एक्स का क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² प्लस वाई का क्यूब। तो आपको क्या करना है, अगर आपको x की पावर n मतलब डिग्री n का होमोजीनियस फंक्शन बनाना है, x की पावर n का और y की पावर n का डिग्री n हो जब, तो आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम पावर कॉमन लेनी है। किसी की भी ले लीजिए, x की पावर, अगर ये वाला बनाना है तो x की पावर कॉमन ले लीजिए, और ये वाला फंक्शन बनाना है तो y की पावर कॉमन ले लीजिए। जैसे मैं इसमें से x की मैक्सिमम पावर 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा 1 प्लस 3y/x प्लस 3y/x का होल स्क्वायर प्लस y/x का होल क्यूब। तो मेरा पूरा फंक्शन देखो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, x की पावर 3 मतलब कि होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 3 का, x की पावर n, और अंदर जो फंक्शन है y/x के टर्म में y/x y/x y/x, और ये प्लस 1 कांस्टेंट होमोजीनिटी को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, इसको मैं कह सकता हूँ कि होमोजीनियस फंक्शन है। तो सबसे पहली बात होगी होमोजीनियस फंक्शन की। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आया है कैलकुलस से, तो उसको हमें कैसे यूज़ करना है वो भी देख लेते हैं। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे dv/dx इज इक्वल टू, कोई दो फंक्शन में, न्यूमरेटर में कुछ और फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कुछ और फंक्शन है। लेट यहाँ पे f1 फंक्शन है जो कि x और y का फंक्शन है, इधर x2 फंक्शन है डिनोमिनेटर में जो कि x और y का फंक्शन है। पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों ये फंक्शन जो होने चाहिए दोनों होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए विद सेम डिग्री, इनकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए। तब हम इस प्रोसीजर को लगा सकते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले को, सेम डिग्री। तो देखो इसमें करना क्या होता है, अब मैंने बताया, अब होमोजीनियस फंक्शन है, या तो y/x वाले टर्म बनेंगे या फिर x/y वाले टर्म बनेंगे। पर y को x कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म बनेगा, y कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म बनेगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसका जो प्रोसीजर होता है करने का, तो क्या होता है, सपोज y/x वाले टर्म बने तो हमको क्या करना है, y/x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लेना है। लेट अस अज्यूम v के बराबर मान लिया, जो दूसरे वेरिएबल के बराबर मान लेना है। तो फिर क्या करना है आपको, यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू vx। तो फिर आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आपको मेनली dy/dx को रिप्लेस करना है किसी और चीज़ से। तो किससे रिप्लेस करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। इधर से मिलेगा dy/dx, इधर अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो लेट अस अज्यूम पहले मैंने x का कर दिया तो यहाँ पे v बचा, और फिर x को ऐसे ही रखा तो dy/dx। तो मुझे क्या करना है, मुझे पूरी इक्वेशन को dy/dx को इस चीज़ से रिप्लेस करना है। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करी है वो डायरेक्ट ये वाली स्टेप करते नहीं है, यहाँ से ये स्टेप करते नहीं है, डायरेक्ट उनको पता रहता है कि ये चीज़ इसके बराबर पुट करनी है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हम पेपर निकाल लेते हैं स्लाइड 2020 का, उसमें देखते हैं क्या आया हुआ है।
अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, जो कि मैथ्स से हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं टोटल इसमें, पर मेनली हमें 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 में से एटलीस्ट आपने अगर 15 क्वेश्चन भी कर दिए तो आपकी रैंक कहीं नहीं गई, बहुत अच्छी रैंक बनने वाली है 15 क्वेश्चन पर ही मात्र। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? उसने ये नहीं कहा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसने ऐसी इक्वेशन दे दी, आपको खुद पता चलना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है और ऑप्शन आपको गिवन दे रखे हैं। तो एक बार हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई डी वाई। क्वेश्चन नंबर 21, एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई, सॉरी डी एक्स दे रखा होगा इधर, डी एक्स, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको अब करना क्या है, सबसे पहले पता चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें करना क्या है, आपको मैंने बता रखा है, जैसे क्लास में तो मैंने बता रखा है सबसे पहले क्या चेक करते हैं। तो आपको सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन चेक करना है। वेरिएबल सेपरेशन मतलब सेपरेट हो सकते हैं कि नहीं, वेरिएबल नहीं होता तो रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेशन चेक करना है। अगर फिर भी नहीं होता तो आपको होमोजीनियस की तरफ जाना है। तो एक स्टेप में इसके बाद डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आप देख लीजिएगा लिखकर, मैं लिख सकता हूँ डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इतनी स्टेप में लिख सकता हूँ। अब मुझे चेक करनी है दोनों जो फंक्शन है वो क्या होमोजीनियस फंक्शन बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो मैं क्या करूँगा, किसी भी की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लूँगा। डायरेक्ट मैंने ऊपर से एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस वाई बाई एक्स। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ नीचे से भी, तो नीचे बनेगा 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो x से x कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा y बाई एक्स 1 प्लस वाई बाई एक्स 1 माइनस वाई बाई एक्स। अब मैंने जो प्रोसीजर आपको बताया था वही करना है आपको। y बाई एक्स को अज्यूम कर लेना है, v या t जो भी आप अज्यूम करना चाहें, फिर रिप्लेस करना है डी वाई डी एक्स को किस चीज़ से, जो ऊपर मैंने लिखा था v प्लस डी वी वाई डी एक्स एक्स डी वाई डी एक्स। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ये भी लिख रखा है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वाई डी एक्स। तो वी प्लस एक्स डी वाई डी एक्स से मैंने रिप्लेस कर दिया। इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, वी प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स। और इधर क्या करना है, इधर आपको वाई बाई एक्स को वी से रिप्लेस करना है, तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। अब आपको कुछ नहीं करना, एक तरफ y को लेके आना, v को लेके आना है, और एक तरफ x को रखना है। दोनों तरफ मतलब अलग अलग वेरिएबल को रखना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ, अगर मैं v को इधर लेके आता हूँ तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं v को इधर लेके आता हूँ तो माइनस वी होता है, माइनस वी होता था। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या बनता है, 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी। ये मेरा v से v गया, तो मेरा इधर बचा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी। तो देखो अगर हम अब क्या करना है, v को एक तरफ लेके आना है और x को एक तरफ लेके आना है। तो सबसे पहले मैं v को एक तरफ लेके आया तो मैं इधर लिख सकता हूँ 1 अपॉन वी प्लस 1 बाई वी स्क्वायर डी वी। अगर मैं x को इधर लेके आऊँगा तो मैं लिखूँगा 1 बाई एक्स डी एक्स। तो मेरा ये अब ये यहाँ से मेरा एक तरीके से दिखाया, तो वेरिएबल सेपरेशन में क्वेश्चन रिड्यूस हो चुका है, कन्वर्ट हो गया वेरिएबल सेपरेशन में। पहले होमोजीनियस में था, तो इसकी मदद से, इस प्रोसीजर की मदद से, जो हमने ये प्रोसीजर लगाया था उसकी मदद से वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इजीली हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, इंटीग्रेट करके। तो देखो इधर वाला इंटीग्रेट तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1 बाई एक्स का ln x होता है, log x होता है, जो भी आप कहना चाहें। इधर का इंटीग्रेशन कैसे करना है देख लेते हैं। सबसे पहले इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर। आपको इतनी स्टेप लिखनी नहीं है जितनी मैं लिख रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्ट करना है। तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और इधर का मैं इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो इधर का इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ log मॉड एक्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट लगा दीजिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया। अब देखो भाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता था, tan इनवर्स एक्स का, तो ये किसका हो जाएगा, tan इनवर्स वी का हो जाएगा इंटीग्रेशन डायरेक्ट, ये tan इनवर्स वी का हो गया। अब मैं बात करते हैं इस वाले इंटीग्रेशन की। तो इस वाले इंटीग्रेशन में क्या है, आपको दिख रहा है जो नीचे चीज़, जो भी चीज़ नीचे है डिनोमिनेटर में, उसका जो डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है, उसका डिफरेंशिएट बैठा हुआ है, वो आपका ऊपर बैठा हुआ है न्यूमिनेटर में। तो इसको मैंने कैसे बताया, सिंपल आपको नीचे वाली चीज़ को t मान लेना है, कुछ भी कोई भी वेरिएबल, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आएगा 2v डी वी बाई डी टी।
वी डी वी बाई डी टी। तो ठीक है, डी के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब क्या यहाँ से हमें वी डी वी चाहिए, ऊपर देखो वी डी वी है, तो वी डी वी की हमने वैल्यू निकाल ली यहाँ से, तो हमारा कितना बचा 1/2 डी टी। इसको रिप्लेस कर देंगे पूरे पूरे क्वेश्चन को टी में। तो यहाँ से वी डी वी की वैल्यू में लिखना चाहूँ तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, डी टी ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर, इसको मैंने टी लेट किया हुआ है, टी इज इक्वल टू इधर जो सेम चल रहा था वो तो सेम चलता रहेगा, प्लस सी। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ सबसे पहले v को रिप्लेस कर दूँ तो tan इनवर्स y बाई एक्स मैंने v माना था, माइनस 1/2, तो 1/t का क्या होगा log t, log mod t, log mod t। अब मैं t को रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं यहीं रिप्लेस कर देता हूँ, मैं एक स्टेप नहीं बढ़ा रहा, तो लिखूंगा mod 1 प्लस वी स्क्वायर। अब v को भी मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं फिर से यहीं करूँगा, आप अलग लिख लीजिएगा, log mod 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस सी। एक स्टेप और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है उसने एक स्टेप और सॉल्व करके दिया हुआ है। तो आंसर आ जाएगा हमारा tan इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस 1/2 log mod एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और होमोजीनियस पर है, इसलिए थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा है, पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतना लेंथी नहीं है। 20 क्वेश्चन में से मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं जो लेंथी होते हैं, और ज़रूरी नहीं है वो भी हों। मुश्किल से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर स्टूडेंट कर सके, 12 से 15 क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं। और 2020 का पेपर इतना ज़्यादा ईजी आ जाए कि उसको 18 क्वेश्चन तो हर कोई बच्चा कर सकता है, 17 से 18 क्वेश्चन ईजिली हर कोई कर सकता है, जिसने ऊपर ऊपर से भी पढ़ा हो। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या था आंसर। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट दिया हुआ है। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे लिखा है tan इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस लॉग, जो भी हमने लिखा है वही सेम चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन बढ़ते हैं 22 की तरफ। तो 22 क्वेश्चन क्या कहता है कि पॉइंट दिस दिस दिस। अब इसमें देखो क्वेश्चन को इसको कैसे करना है, अप्रोच क्या रखनी है। सबसे पहले देखो इसमें कुछ नहीं दिया होगा क्वेश्चन में करना क्या है, तो इनको इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से देखते हैं। वो पूछ रहा है लाई ऑन अ सेम सर्किल, लाई ऑन अ सेम ट्राइंगल, लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन अ परपेंडिकुलर लाइन। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर सेम सर्किल पे लाई कर रहे होंगे तो नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए, ट्राइंगल पे लाई कर रहे हैं फिर भी नॉन कोलिनियर होने चाहिए, इस पे कर रहे हैं तो कोलिनियर। मतलब कि हमें इतना समझ में आ रहा है कि कोलिनियर नॉन कोलिनियर से कुछ इसका कुछ ना कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, रफ कर लेता हूँ, फिर इसको यहीं समझाते हैं। देखो भाई, अब ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, इसके लिए 2 मेथड बता रखे हैं मैंने। एक तो स्लोप वाला मेथड जो कि हर किसी को पता रहता है, और एक आपका होता है डिटरमिनेंट से भी आप कोलिनियर नॉन कोलिनियरिटी आप चेक कर सकते हैं। कैसे देखते हैं क्या करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, पॉइंट दे रखे थे आपको 1,1, दूसरा पॉइंट दे रखा था आपको 2,3, और आपको जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है वो मैं देख लेता हूँ क्या दे रखा है 3,5। ये आपको पॉइंट दे रखे थे। अब हमें समझ में आ रहा है कि अगर कोलिनियर, मतलब कोलिनियर क्या होता है भाई, कोलिनियर मतलब कि जो एक ही लाइन पर लाई करें, वो पॉइंट जो एक ही लाइन पर, ऐसे पॉइंट होने चाहिए जो एक ही लाइन पर लाई करें। ये तीनों पॉइंट ऐसे लाई करने चाहिए। नॉन कोलिनियर मतलब कहीं भी लाइन लाई कर सकते हैं, एक लाइन पर लाई नहीं करेंगे तीनों पॉइंट। तो सर्किल बनाने के लिए मिनिमम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए, ट्रायंगल को भी, और स्ट्रेट लाइन पे तीनों कोलिनियर पॉइंट आते हैं। तो सबसे पहले स्लोप मेथड से बता देता हूँ, फिर एक बार डिटरमिनेंट मेथड से बता दूंगा। स्लोप में क्या करते हैं, स्लोप मेथड में लेट अस अज्यूम ये हमको पॉइंट दे रखे, हमने मान लिया a 1,1, b 2,3, c 3,5, ये हमने पॉइंट मान लिया। तो स्लोप क्या है, इसका स्लोप और इस पूरे का स्लोप अगर इक्वल आता है तो हमारा कोलिनियर पॉइंट है, अदरवाइज नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप होता है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ज़रूरी नहीं है आप y2 माइनस y1 कर रहे हैं, ऑर्डर आप सेम रखिएगा, कुछ भी कर सकते हैं आप, y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं और x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, बस ऑर्डर सेम रखिएगा। ऊपर 1 2 लिया है तो नीचे ही 1 2,
ऐसे आप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस कट जाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। देखो भाई, हमारा पॉइंट, पहला पॉइंट अगर मैं ए और बी की बात करता हूँ तो ये दे रखा है 1,1 और ये कॉमा दे रखा है 2,3। अगर मैं ये स्लोप फॉर्मूला लगाता हूँ तो मैं लिख लेता हूँ एम ऑफ ए बी, मतलब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y1 माइनस y2, मतलब कि 2 माइनस 1 और ये 3 माइनस 1। तो हमारे कितना आ गया? ऊपर से बनाया, नीचे से 2 आया। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। y2 पहले लेना है, वो y के पहले लेने हैं, x के नीचे लेने हैं डिनोमिनेटर में। तो कितना हो गया? 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1, तो हमारा आंसर आ गया 2। स्लोप आ गया। अब चेक कर लेते हैं बी सी का स्लोप कितना आ रहा है। बी हमारा कितना है? 2,3 और ये हमारा कितना है? 3,5। एम ऑफ बी सी, एम ऑफ बी सी देखते हैं भाई क्या दे रखा है। तो क्या करना है? सबसे पहले y माइनस जो भी आप करना चाहते हैं, y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1, और नीचे x2 माइनस x1 आएगा अगर ऊपर ये लिया है तो। हमने ऊपर लिया है y1 माइनस y, सॉरी, ये अगर मेरा x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो मैंने क्या लिया है? y2 माइनस y1, और मैं इधर से लूँगा x2 माइनस x1। तो कितना हो गया? ये 2 और ये 1 डिवाइड बाई 2। तो इसका भी सेम आ रहा है। फिर मैं चेक कर लूँगा ए सी का। ए मेरा देखा है 1,1 और सी मेरा दे रखा है 3,5। इसका भी स्लोप चेक कर लेते हैं। अगर ये और 2 आ जाता है तो मतलब कि कोलिनियर पॉइंट है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, कोलिनियर पॉइंट है। तो सबसे पहले क्या करना है? 3 माइनस 1, सॉरी इधर 5 है, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 2, मतलब कि 2। मतलब तीनों स्लोप बराबर आ रहे हैं। एम ऑफ ए बी बराबर एम ऑफ बी सी इक्वल टू एम ऑफ ए सी, मतलब कि तीनों कोलिनियर पॉइंट हैं और तीनों स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता चल गया क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर इसको आप कोड डिटर्मिनेंट वाली मेथड से करना चाहें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो कैसे होता है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है 0 होना चाहिए, क्योंकि एरिया कुछ ट्राइंगल बनेगा ही नहीं जब तीनों कोलिनियर पॉइंट है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? कोई भी 3 वर्टेक्स दे रखे हो, मैंने क्लास में बता रखा है, आपको कुछ नहीं करना। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है पर मैंने आपको और इजी तरीके से बता रखा है, आपको डायरेक्ट क्या करना है। लेट अस अज्यूम x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपके वर्टेक्स दे रखे हैं ट्राइंगल के। जैसे ये पॉइंट है, हमने ट्राइंगल के वर्टेक्स अज्यूम करके चल रहे हैं इनको। तो क्या करना है आपको? यहाँ पे x वाले कोऑर्डिनेट लिखने हैं सब। मैं एक बार जनरल में लिख के दिखा देता हूँ। x1 इधर y1 के, इधर x2 इधर y2 के, इधर x3 इधर y3 के। और मैंने रेगुलर पॉलीगन के लिए बता रखा है ये फॉर्मूला कैसे लगाना है एरिया निकालने के लिए। फिर आपको क्या करना है? बस एक बार जो पहले पॉइंट थे उनको रिपीट करना है, बस सिंपल। इसका कैसे कैलकुलेट करना है? 1/2 तो बाहर रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको क्या करना है? पहले ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सबका, इनको ऐड करना है। तो यहाँ से कितना आएगा? x1y2 प्लस x2y3 प्लस x3y1। इनको ऐड करने के बाद अभी देखना है, अभी तो मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ इसलिए बड़ा लग रहा है, कितना सिंपल हो जाएगा। फिर आपको अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उनको माइनस करना है आपस में। तो ये कितना हो गया? x2y2 y1 प्लस x3y3 प्लस x1y3। बस आपको इतना करना है, आपका एरिया निकल के आएगा। अगर एरिया इक्वल टू 0 आता है तो पॉइंट कोलिनियर है, अदरवाइज नॉन कोलिनियर है। अब हमको करना क्या है? अगर हमने क्वेश्चन देखा, अब इतना सारा तो लिखेंगे नहीं, तो हमें करना क्या है? डायरेक्ट हमें करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है? 1/2। कैसे लिखना है यहाँ पे? सबसे पहले x वाले कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। जैसे 1 था तो उसका 1 आ गया, जैसे 2 3 था उसका 2 आ गया, जैसे 3 5 था उसका 3 आ गया। फिर पहला वाला रिपीट। फिर इधर में बात करूँ तो 1 था, 2 3 था, और फिर मेरा इधर शायद 3 5 था। जी आई थिंक 3 5 ही था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 5 और फिर पहला वाला रिपीट कर दीजिए। तो अब करना क्या है? 1/2 तो बाहर रहेगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये कितना हो गया? 3 और 5, 3 और 10 13 और ये 16, इधर से आया 16 माइनस इसको कैलकुलेट करूँ 2 9 11 और 5 16, मतलब कि इज इक्वल टू 0। मतलब ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू 0, मतलब पॉइंट आपके कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, जो भी होगा वही आपका आंसर है। दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। सेम लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन,
सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो ऑप्शन इसका सी दे रखा होगा आई थिंक, सी ऑप्शन दिया नहीं है, सी ऑप्शन है इसका। हम थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23। देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लेंथी होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं टफ होते हैं, पर ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं इजी क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बहुत बच्चे डिप्लोमा वाले छोड़ के चले जाते हैं मैथ को। भाई 2020 का पेपर देखोगे तो जिस बच्चे ने करा होगा ना उसके मजे आ गए होंगे, इतना लड्डू पेपर दिया है, बहुत ज़्यादा सिंपल पेपर। किसी ने ऊपर से भी पढ़ा हो तो बच्चा कर सकता है। देखो भाई अगला क्वेश्चन सर्किल के ऊपर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका, वो भी देख लेते हैं, उसमें भी कुछ नहीं है। जूम कर लेता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल कॉन्सेंट्रिक विद दिस सर्किल एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। मतलब कह रहा है कि कोई सर्किल है, एक ये सर्किल है मान लो, इसके कुछ सेंटर दे रखे होंगे, इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है, मतलब कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो होते हैं जो सेम सेंटर से बनते हैं, उनकी रेडियस अलग अलग होती है, सेंटर से सेम बनते हैं। मान लो कोई ऐसा सर्किल दे रखा है, कॉन्सेंट्रिक है मतलब सेंटर दोनों के सेम है, और वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है -2,7 से। वैसे हमें फिगर से मतलब नहीं है, बस मैं तो आपको बता रहा है एक तरीके से। आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, वो मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन से भी चले जा सकते हैं इस क्वेश्चन में, ऐसा कुछ नहीं है, और देख लेते हैं हमें एक बार करना क्या है। ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, सबको दिख ही रहा है, चलो मार्कर चल रहा है इस पर भी। सेकंड इक्वेशन की इक्वेशन है, क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सेकंड ऑर्डर सर्किल की इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन। अब ये सर्किल की इक्वेशन कॉन्सेंट्रिक है, मतलब कि सर्किल के सेंटर सेम रहने वाले हैं। सेंटर क्या है, -g, -f होते हैं, और ये सेम रहने वाले हैं, तो ये तो सेम रहने वाले हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर्किल की देखो, अगर आप ऑप्शन को देखो तो पूरी इधर तक इतने तक इक्वेशन सेम होती है, ये वाली चीज़ चेंज होती है कॉन्सेंट्रिक सर्किल में, क्योंकि सेंटर सेम रहते हैं और इन दोनों के जो कोफिशिएंट होते हैं वो सेम होने चाहिए सर्किल के लिए। अगर आप ऑप्शन भी देखो तो सब ऑप्शन में बिल्कुल ये वाली चीज़ आगे वाली बिल्कुल सेम दी हुई है, बस आपको चेंज क्या है, यहाँ -14 है, -27 है, या +14 है, और यहाँ पे +27 है। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। जो इक्वेशन दी एक बार मैं देख लेता हूँ, x² + y² -8x + 6y x + 6y प्लस c = 0। -5 दिया था वहाँ पर हम वो वाले इक्वेशन की निकालेंगे जो कॉन्सेंट्रिक है, तो हमने लिख लिया, बस हमें c की वैल्यू निकालनी है, प्लस c = 0। अब ये सर्किल किससे पास हो रहा है, -2, -7 से, मतलब x की जगह -2 रखना है, y की जगह -7 रखना है। रख देते हैं भाई, x की जगह 2 रखा -2 तो 4 हो गया, ये रखा 49 हो गया, ये रखा तो प्लस का 16 हो गया, इधर रखा तो माइनस का 47 हो गया, प्लस c। बस क्वेश्चन खत्म, c की वैल्यू निकल के आ गई। कैलकुलेशन आपके हाथ में, तो यहाँ से c = देखें तो 20, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं आपके सामने फिर भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ये 42 माइनस के, तो यहाँ पे इससे कटा तो ये 7 बच गया, तो 11 हो गया ये, और ये 27 हो गया, तो c + 27 = 0, तो c = 27। तो मतलब c = 27, सॉरी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -27। तो बस इस वाली इक्वेशन में हमें क्या करना है, c की जगह -27 रख देना है, वही आपका आंसर है। देख लेते हैं हम एक बार, -27, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन टेक्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस है। दो शिप के बारे में बता रहा है, एक लाइट हाउस के बारे में बता रहा है। दोनों शिप जो है अपोजिट साइड पे दे रखे हैं, देखो ऑन द 2 साइड्स, मतलब कोई लाइट हाउस है उसके 2 साइड पे, एक इधर से कोई शिप के बारे में बात कर रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लाइट, मतलब टॉप ऑफ लाइट के एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। जैसे लाइट का टॉप मान लेते हैं, ये कोई लाइट है, लाइट हाउस दे रखा है इसमें, लाइट हाउस के टॉप से कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है, ये क्या कह रहा है, ऑब्जर्व फ्रॉम द शिप आर
30 डिग्री एंड 45 डिग्री, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक 30 डिग्री मान लेते हैं, एक 45 डिग्री मान लेते हैं, कोई भी। कह रहा है उसकी लाइट हाउस की जो हाइट है वो 100 मीटर है, 100 मीटर हाइट दे रखी है। तो आपसे कह रहा है दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये मतलब पूछा हुआ है बेसिकली आपसे। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में, इनके क्वेश्चन में क्या होता है, एक बार आपको डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम एक बार आपके पास आ गया तो आपको कुछ नहीं है, एक बार मैं बता देता हूँ एलिवेशन डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये आई है, यहाँ पे आई दे रखी है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो आई के रेफरेंस में बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। अगर यहाँ पे मैं किसी, मान लो कोई ड्रोन उड़ रहा है, ये कोई ड्रोन है, ड्रोन उड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है, कुछ भी उड़ रहा है, ये मान लेते हैं कोई ड्रोन है। अगर मैं यहाँ से इधर को देख रहा हूँ इसको, तो ये जो मेरा एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मैं वहीं पे बात करता हूँ मैं इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने यहाँ पे किसी को, यहाँ पे मैंने कोई इंसेक्ट देखा, मान लो कोई भी इंसेक्ट देखा, तो मैं यहाँ से मैं देख रहा हूँ। अगर मेरे ये वाले एंगल की बात करूँगा, अब मैं देख रहा हूँ नीचे की तरफ, अब मैं इस वाले एंगल की बात करूँगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट होता है बस, और कुछ नहीं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन में हम ज़्यादातर कैसे लेते हैं, अब मेरा क्वेश्चन क्या है मैं उसी पे आता हूँ सीधे। ये मेरा कोई दे रखा है, ये लाइट हाउस की हाइट दे रखी है 100 मीटर, 100 मीटर हाइट दे रखी है, मान लो ABC ट्राइंगल है कोई, और ये हाइट दे रखी है 100 मीटर, और हमको ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और ये हमारे देखा 45 डिग्री। तो हमसे BC की लेंथ पूछ रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना पड़ता है, या तो आपको साइन लगाना पड़ता है, टेन लगाना पड़ता है, जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है वैसे। अब हमको ये पूछ रहा है, मतलब कि अगर ये मेरा 90 डिग्री हाइट है, क्योंकि परपेंडिकुलर ही होगी, स्लैंट हाइट की बात नहीं करते इसमें, तो ये मेरा 45 डिग्री है, तो 1045 क्या होता है, 1045 होता है परपेंडिकुलर बेस, तो 1045 होता है 1, मतलब कि P बराबर V क्या आएगा, इतना हमें पता चल गया इस वाले ट्राइंगल से। इस वाले ट्राइंगल ADC की बात करूँ तो ये एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो बेस दोनों बराबर आने चाहिए, मतलब कि हमें ये पता चल गया कि ये भी हमारा 100 मीटर होगा। अब हमें इस फाइंड करने के लिए बस BD को फाइंड करना है। तो BD के लिए देखो हमें यहाँ पे ये चीज़ फाइंड करनी है BD, और हमारी हाइट दे रखी है, हमारा परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस फाइंड करना है, फिर से 10 लगाएंगे, पर इस बार 10 30 लगाएंगे क्योंकि एंगल 30 डिग्री है। P/V, P कितना दे रखा है 100, B हमारा देखा है BD, और ये होता है हमारा 1/√3। तो मैंने यहाँ से BD की वैल्यू निकाल ली इजीली, तो BD हमारा हो गया 100√3, तो ये मेरा आ गया 100√3 और ये मेरा आ गया 100। तो आंसर क्या हो गया, BC = 100√3 + 100। अगर √3 की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स वैल्यू 1.73 होती है, मल्टीप्लाई करूँगा 100 से तो ये हो गया 173 + 100, 273 मीटर। ये जो हो गई हमारी हाइट हो गई 273 मीटर। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर में क्या कहना चाह रहा है, आंसर C 273, तो आप ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं भाई मैट्रिक्स के क्वेश्चन, तो इतने बेकार क्वेश्चन दिए हैं कि कोई कह नहीं सकता, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है। देखो डिटरमिनेंट भी फाइंड नहीं करना आपको, अगर दिख रहा है तो मैंने आपको बताया कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है n × n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर n × n है, n ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है n × n, इसका डिटरमिनेंट लेटर अज्यूम डिटरमिनेंट A दिया हुआ है इसका। अगर इस मैट्रिक्स में मैं k का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देन इसका डिटरमिनेंट पूछता हूँ, तो प्रॉपर्टी से क्या हो जाता है, जो भी डिटरमिनेंट से बाहर आती है k की पावर n बाहर आती है, और ये डिटरमिनेंट ऑफ A एज इट इज रहता है। तो k की पावर n क्या होती है भाई, n होता है ऑर्डर। ऑर्डर किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स है या 3/3 की मैट्रिक्स है, तो वो ऑर्डर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2/2 की, तो n हो गया 2, तो k की पावर 2 बाहर आएगी और डिटरमिनेंट ऑफ A रहेगा, ये हमें पता है। अब देख लेते हैं भाई 2/2 की डिटरमिनेंट। अब कह रहा है 2 का मल्टीप्लाई करा तो k की जगह 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2/2 की मैट्रिक्स है, देखो 2/2 की 2 की पावर 2 बाहर आ गई, डिटरमिनेंट ऑफ A, तो कितना हो गया 4 डिटरमिनेंट ऑफ A। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे, 2-2 सेकंड के क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। देखो भाई अगर इसने किसी को स्टेटमेंट समझ गया क्या कहना चाह रहा है तो समझ लिए। 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है जिसके एलिमेंट दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ A = Aij दे रखा है। मतलब हम कैसे लिखते हैं, A कोई मैट्रिक्स है तो हम कैसे लिखते हैं, Ij की वैल्यू वेरी करते हैं। 2/2 तक है तो 2 तक जाना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 1 हो सकती है वैल्यू,
1 2 हो सकती है वैल्यू, ये एलिमेंट हो सकते हैं इसके अंदर, 2 by 2 की मैट्रिक्स ये हमारी रही होगी, इसका मतलब ये कह रहा है। अब क्या कह रहा है, हुज एलिमेंट आर, उस मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है जिसके एलिमेंट इस फॉर्म में दिए हुए हैं। मतलब एलिमेंट को अब इस बार ऐसे नहीं लिखना, इन दोनों के रेशियो में लिखना है, तो इन दोनों के रेशियो में लिखना है। ए मैट्रिक्स क्या होगी, अगर मैं रेशियो 1 1 का रेशियो लूंगा तो 1 आएगा, 1 2 का रेशियो लूंगा तो 1/2 आएगा, 2 1 का रेशियो लूंगा तो 2 आएगा, और 2 2 का रेशियो लूंगा तो 1 आएगा। जो ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग है मैच कर रहा है, बिल्कुल डी ऑप्शन है इसका, और देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है, अपनी यही आंसर है इसका। अब बात मैट्रिक्स के तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आए थे, बस ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। और भी मैंने मैट्रिक्स की, एडजॉइंट की बहुत सारी प्रॉपर्टी लगा रखी है, इनवर्स की, डिटर्मिनेंट की, तो सभी पे ध्यान देना थोड़ा सा। आईपी लीट में ज़्यादातर एडजॉइंट और इनवर्स पे आइडेंटिटी पे पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये पेज भी हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 26 तक। अब आगे डिस्कस करते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। आईपी लीट और यूपी लीट के लिए भी मैंने पूरा सबका एनालिसिस बता रखा है, सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं, सबके इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रखे हैं, किस में से कितनी मेहनत करनी है आपको, वो चीज़ भी बता रखा है। तो आप बस मैथ से डरिए मत, छोड़िए मत। मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो मैथ करेगा उसको HBTI आराम से मिल जाएगा, IIT आराम से मिल जाएगा, उसी की रैंक बनेगी। देखो अगला क्वेश्चन कितना सिंपल है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। चलो ये जूम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, 10x इजिकल टू ये दे रखा है, और इसका मतलब है कि x हमारा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि 10 हमारा पॉजिटिव और 10 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सबको पता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं दे दी इसने। अब ये कह रहा है cos 2x की वैल्यू। तो जब भी हमें कुछ ऐसा पूछे तो, और कुछ गिवन हुआ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इस वाले जो भी चीज़ पूछा है उसके टर्म में हमको जो गिवन दे रखा है उसको कोई फॉर्मूला याद है। तो हमको मैंने एक फॉर्मूला लिखा रखा है 1 माइनस, और ये बता भी रखा है कि कैसे आता है फॉर्मूला, 1 + 10 स्क्वायर एक्स। भाई cos 2x पूछा है, 10 गिवन है, क्वेश्चन में बचा क्या, बिल्कुल बेकार क्वेश्चन, सिंपल हो गया। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 1 + 5/12 का होल स्क्वायर, मतलब 25/144, और नीचे करना है 1 - 25/44। अगर मैं एलसीएम लूंगा 144 से 144 कट जाएगा, ऊपर सॉरी उल्टा कर दिया है, यहाँ पे ऊपर मैंने सही लिख रखा है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। 144 में से 25 जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 119 आएगा, अगर मैं 145 में 25 जोड़ूंगा 169 आएगा, और 144 से 144 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सी ऑप्शन, जो भी सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा ठीक आ रहा है। अब बात करते हैं 29 क्वेश्चन। भाई जिसने क्लास नोट्स पढ़ रखे होंगे अच्छे से, तो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y किस फॉर्मेट पर है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। जो जीसीसी के स्टूडेंट हैं या फिर जिन्होंने मुझसे पढ़ रखा है, उनको तो पता होगा कि मैंने इसके 3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले लिखा रखे हैं कि tan इनवर्स x में कंडीशन क्या क्या होती है, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो देखो भाई इस वाले क्वेश्चन में तो करना नहीं था, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, इसमें कंडीशन क्या लग रही है, मैंने 3 फॉर्मूले लिखा रखे हैं। चलो पहले फॉर्मूले लिखा देता हूँ, फिर बता देता हूँ कौन सी कंडीशन लिख रही है। अगर tan इनवर्स x हो, कंडीशन के अकॉर्डिंग, x और y की कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 तरीके से प्रॉपर्टी हमारी ओपन होती है, मतलब ये फॉर्मूला हमारा ओपन होता है। अगर हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 आता है, प्रोडक्ट करने के इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं लेस देन 1 आता है, तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो सिंपल tan इनवर्स x + y और x - y, 1 माइनस सॉरी नीचे आता है 1 - xy, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है, और ये सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज भी यही होता है। और कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन है, अगर मान लो x ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, पर प्रोडक्ट इस बार क्या है, प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है। एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन लेस देन वाली होगी, और एक कंडीशन क्या होगी, ये दोनों तो पॉजिटिव है मान लो, और एक्स वाई = 1 है। तो इस 3 केस में ये ओपन होता है, या तो नेगेटिव हो, मतलब नेगेटिव नहीं, लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, = 1 हो। इस वाले केस में क्या लिखा है मैंने फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला आप नेट से भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है प्लस माइनस की कुछ गलती हो, वैसे आप चेक कर सकते हैं, होनी नहीं चाहिए। tan इनवर्स x प्लस, ये चीज सेम रहेगी, बस पाई ऐड हो जाएगा अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, और जब भी इनका प्रोडक्ट 1 है तो बस आपको कुछ करना ही नहीं है, = π/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं किस आइडेंटिटी पे आया, किस कंडीशन पे आया है। दोनों चीज पॉजिटिव और एक्स वाई × 1, देखते हैं भाई दोनों चीज पॉजिटिव है, हाँ भाई पॉजिटिव है, चेक कर लेना पॉजिटिव है, डिवाइड करके भी वैसे भी दिख रहा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स और वाई का,
इज इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब थर्ड कंडीशन। डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, π/2, ए ऑप्शन π/2। तो कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। अब आते हैं कैलकुलस के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बाई द कर्व। इसके ऊपर मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करा रखे हैं, प्रैक्टिस भी करा रखे हैं, क्योंकि आईपीयू में भी ये पूछा जाता है और स्लाइड में भी खासकर पूछा जाता है, और आपके पीयू लीड में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। इस बार नहीं आया, पर ज़्यादातर चांस रहते आ जाता है। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, मैंने सबसे पहले ये कह रहा है एरिया बाउंडेड बाई द कर्व, मतलब दो कर्व हैं उनके बीच का एरिया फाइंड करना। मतलब जैसे कोई भी एक दो कर्व हो सकते हैं, इनका बीच का जैसा ही एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्लोज कर्व का फाइंड करते हैं, तो इनके मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब इनकी लिमिट पता होनी चाहिए, मतलब कहाँ पे दोनों एक दूसरे को दो पार्ट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे बताते हैं, जैसे हम दो कर्व दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड दूसरा कर्व दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 4y-2। सिंपल, कुछ नहीं करना, आपको दोनों को आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आना चाहिए। अदरवाइज आप दोनों को किसी भी एक टर्म को बराबर रख के उनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें। जैसे मैं इधर से y की वैल्यू निकालता हूँ, तो y की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर बाई 4, और इधर से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। अब दोनों को, जब ये भी y के बराबर है ये भी y के बराबर है, तो दोनों आपस में भी बराबर होंगे। जब मैंने आपस में बराबर रखा तो ये इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, आपके लिए इतनी स्टेप कर रहा हूँ, वरना इतनी स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक बन गई। यहाँ से हमारे लिमिट मिल जाएगी। इंटीग्रेशन करना होता है एरिया बाउंडेड बाई द कर्व, मतलब इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन, मतलब इंटीग्रेशन से हम एरिया फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं, सबसे पहले लिमिट निकालते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन से होता है, तो लिमिट हमें फाइंड करनी पड़ती है। अगर मैं इसका फैक्टर करूँ तो मैंने फैक्टर तो आप अपने तरीके से जैसे भी आपको आता है आप कर सकते हैं। मैंने क्लास में वैसे बता रखा है कैसे करना है। ईजी वे में कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो ये प्लस का हो जाएगा और ये आपका माइनस का हो जाएगा। चेक कर लेना साइन कैसे आते हैं। ठीक है भाई, मतलब हमको लिमिट पता चल गई, जो x की वैल्यू निकल के आई, x की लिमिट पता चल गई। तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन, सबसे पहले x की लिमिट स्मॉल लिमिट से लार्ज लिमिट की तरफ जाते हैं। अब x की लिमिट है तो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो भी x का होगा, लिमिट है तो x की, तो dx में होगा। जब dx में तो अंदर जो है x के टर्म में फंक्शन लिखने होंगे, y के टर्म में नहीं, x के टर्म में लिखने होंगे। अगर यहाँ पे y ले रहे हैं dy, तो ये लिमिट y की होनी चाहिए। ऐसे मल्टीप्लाई करके आप y की निकालिएगा, जो भी मतलब y को इक्वेट करके x को इक्वेट करके y की निकालिएगा। मैंने x की निकाली है, सिंपल x की होती है, तो मैंने इसकी निकाल ली। अब मुझे x के टर्म में यहाँ पे रखने हैं। दो कर्व दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर, एक बार देख लेते हैं कर्व क्या थे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और मतलब x के टर्म में रखने हैं, जो भी टर्म रखना है, क्योंकि dx है तो x के टर्म में रखने हैं। तो मैंने एक बार ये वाला टर्म रख दिया, एक बार ये। आप ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में, बस इन दोनों को माइनस करके लिखना है अंदर। किसी को अगर आपका लास्ट में आंसर नेगेटिव आ जाता तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, आप डायरेक्ट आंसर पॉजिटिव कर दिएगा। तो आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मैं पहले स्ट्रेट लाइन वाले को ले लेता हूँ। तो ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन वाला है एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, मतलब दोनों कर्व को एक टर्म में लिख के, किसी में dx है तो x के टर्म में लिख के दोनों को माइनस करना है, सिंपल। बस इसका डेफिनेट इंटीग्रेट करना है। तो जैसे 1/4 सबको दिख रहा है, आप कैलकुलेशन आपके हाथ में, कंसेप्ट तो बस इतना सही है। 1/4 बाहर ले लिया, माइनस 1/2, और x प्लस 2 माइनस का एक्स स्क्वायर dx। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूँ तो इंटीग्रेट कैसे होगा, 1/4 मेरा बाहर चल रहा है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस एक्स क्यू बाई 3। इंटीग्रेशन सबको आता है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर लीड की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको आना चाहिए। वैसे मैंने तो 0 लेवल से सिखा रखा है बिल्कुल, और जो बच्चे नए हैं वो आप देख लीजिएगा। 1/4, अब देखो लिमिट कैसे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, देन माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं। जैसे मैंने अपर लिमिट में पुट करने बैठता हूँ तो मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर करूँगा डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा हमारा, वो देखिए आप। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर एक और इसमें रखना है। पहले इसमें रखेंगे 2 को, फिर इसमें रखेंगे, फिर इसमें रखेंगे। तो रख लेते हैं हम एक एक करके। तो इधर से मेरा 2 मिलेगा, इधर से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इधर से 4 मिलेगा, माइनस 8/3 मिलेगा। ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट भी पुट कर देते हैं। तो 1/2 हो गया, माइनस का 2 हो गया, प्लस का 1/3 हो गया। तो ये देखो ये 6 हो गया, एलसीएम लिया तो यहाँ पे 10/3 हो गया। ये माइनस, तो इधर से हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा, और 1/4 आपका बाहर चल रहा है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27/24। इसको हम 3 से अगर कट करें तो 9/8 स्क्वायर यूनिट, या फिर जो भी एरिया दे रखा हो वो आपका सिंपल एरिया हो गया 9/8। एक बार चेक कर लेते हैं। प्रोसीजर देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, आप जैसे भी देखना चाहें।
9/8 सी ऑप्शन 9/8 बिल्कुल ठीक है। अब इसको रफ कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन बचे हैं। वो भी आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, वरना इतना टाइम लगता नहीं है, बहुत 1-1 मिनट से कम के क्वेश्चन है ये। मुश्किल से 3 क्वेश्चन को छोड़ दो तो सब क्वेश्चन 1 मिनट से कम के हैं। अब लेते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 31। भाई देखो, एग्जैक्ट बिल्कुल मैंने नोट्स में बता रखा है ये फॉर्म कौन सी होती है इंटीग्रेशन की। और आपको कभी भी पूछ ले इंटीग्रेशन dx ओवर 1 प्लस माइनस कुछ भी हो, प्लस साइन एक्स हो या माइनस साइन एक्स हो, और इंटीग्रेशन dx 1 प्लस कॉस एक्स हो या फिर माइनस कॉस एक्स हो, इनके लिए मैंने बता रखा है आपको क्या करना। कुछ नहीं करना, सोचते ही जैसे ये फॉर्म दिखती है सबसे पहले आपको रेशनलाइज कर देना है, देन सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देना है, देन सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देना, सिंपल। तो ये मैंने आपको बता रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो भाई हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरे वाले पे दे रखा है dx 1 माइनस कॉस एक्स पे। रेशनलाइज का मतलब जो भी नीचे साइन है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये आपको लिख के नहीं करनी है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको दिमाग में करनी है सारी स्टेप्स। तो ऊपर हो गया 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे हो गया हमारा a प्लस बी ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। रेशनलाइज हो गया। अब ऊपर से सेपरेट कर देना है इसको, ये dx यहाँ पे लिख लेना इक्वल टू, तो सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और इधर बचा कॉस अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेट लगा लेना, dx लगा लेना, वो मैं कर दूंगा। तो 1 अपॉन साइन कितना होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। और ये कितना होता है, ये आप देखना चाहें तो वैसे कॉट और साइन, कॉट अपॉन साइन बन गया, वो भी जो आपका बन गया। अदरवाइज इसका मैंने आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी बता रखा है इस फॉर्म में भी, तो आप देख लेंगे किस हिसाब से है। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ, अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है सिंपल कॉस स्क्वायर एक्स का प्लस माइनस ऊपर देखा था प्लस माइनस हाँ जी प्लस ही आएगा नो डाउट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इस चीज़ का कॉस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन सबको पता है माइनस कॉट एक्स होता है, और इसका इंटीग्रेशन भी वैसे एक स्टेटमेंट और होती है इसके बाद, कॉट में कन्वर्ट करके देन उसके बाद फॉर्मूला होता है कैसे, कॉस अपॉन साइन को लिख सकते हैं हम कॉट, और 1 अपॉन साइन को लिख सकते हैं कोसेक। आपको ऐसे पढ़ा होगा आपने, पर मैंने ऐसे भी बता रखा है, ऐसे भी डायरेक्ट आ जाता है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दिख जाती है, इसको ना इसमें कन्वर्ट करके डायरेक्ट आंसर लगो। इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट। देख लेते हैं आंसर अपना, देखो जूम करके नहीं दिख रहा, क्वेश्चन नंबर सी माइनस का ये दे रखा है, माइनस का ये दे रखा है, ठीक आंसर है, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं 32 की, ये आपका कंटिन्यूटी से क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ही नहीं है। देखो कंटिन्यूटी की तो मैंने जो ज़्यादातर जो स्लाइड में और यूपी लीट में, या फिर जो यूपी लीट में तो नहीं आता कंटिन्यूटी, जैसे भी स्लाइड में ज़्यादातर आता है पी लीट में आता है, तो मैंने इसकी एक ट्रिक बता रखी है जो मेनली क्वेश्चन होते हैं, पर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जैसे ये दे रखा है। इसमें क्या है ना, बस ये पूछा है कि ये फंक्शन है R टू R, मतलब इसकी रेंज भी R रियल नंबर दे रखी है, डोमेन भी रियल नंबर दे रखी है, पढ़ने का तरीका होता है। फंक्शन दे रखा है, जैसे कोई फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब फंक्शन को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ये इतना बता रहा है बस हमको। अब ये कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूट एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसने डिफाइन तो किया नहीं है, बस ये बता दिया कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है ए। तो कह रहा है कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स ऑन रियल लाइन, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, या फिर इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। ये कह रहा है कंटिन्यूस एट पॉइंट्स ऑन द रियल लाइन एक्सेप्ट इंटीग्रल पॉइंट्स। तो ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें सबसे पहले बताया कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो एक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एल एच एल बराबर आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब लिमिट एल एच एल मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। जैसे पर्टिकुलर ए की बात कर रहा हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो लिमिट ए माइनस
RHL की बात करूँ तो लिमिट a प्लस, मतलब x a से थोड़ा सा ज़्यादा बस, क्योंकि चेक करते हैं ना, जैसे कोई पॉइंट है तो इधर से आते हैं LHL, इधर से आते हैं RHL, वो मैंने क्लास में बता रखा है अच्छी तरीके से। f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, ये हमें चेक करना होता है। अगर ये तीनों आपस में बराबर आते हैं तो मतलब कि हमारा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो सबसे पहले और इसको चेक करना है तो इसको बेसिक से ही जाएंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं लग सकती क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इनमें बेसिक से ही करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, x से a माइनस, a माइनस मतलब a से बस थोड़ा सा कम, तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे a माइनस h से। यहाँ पे कह रहा है x से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब h क्या हमारी बहुत स्मॉल क्वांटिटी, h प्लस a से। जब अगर मैंने ये भी बताया कैसे करते हैं, तो मैं इतनी सारी चीज़ें लिख के दिखा रहा हूँ, वरना हमें इसके बाद जो अभी अगली स्टेप लिखूंगा डायरेक्ट उस पर आना था। अगर x मेरा a की तरफ, x a पे पूछा है तो x मेरा a की तरफ टेंड करेगा, x मेरा a की तरफ बढ़ेगा तो h किसकी तरफ बढ़ेगा, 0 की तरफ। तो यहाँ से h की लिमिट मिल जाएगी, h टेंड्स टू 0, सेम यहाँ से h की लिमिट मिल जाएगी 0। तो हमें क्वेश्चन कहाँ कन्वर्ट हो गया, हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, इसको मैं नीचे वाली चीज़ को रफ कर देता हूँ। मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है। अब मैंने h और a माइनस एच में इसको x से रिप्लेस कर दिया है, तो लिमिट h, और जब लिमिट क्या लेनी है, h टेंड्स टू 0, f ऑफ x की जगह क्या लेना है, a माइनस एच इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस एच बराबर होना चाहिए लिमिट तो आएगी नहीं क्योंकि उधर तो कुछ फंक्शन नहीं देगा, उधर तो सिंपल फंक्शन के बराबर होना चाहिए। फंक्शन में a की वैल्यू, उस पॉइंट की वैल्यू पुट करने के बाद, a मतलब कोई पर्टिकुलर x इक्वल टू a पूछा है तो फंक्शन जो भी दे रखा है उसमें a की वैल्यू पुट कर दो, अगर उसके बराबर आती है तो ठीक। यहाँ पे हम अननोन में दे रखा है तो f ऑफ a मान के चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है f ऑफ x प्लस वाई, हम इसको एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, वो कह रहा है इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, मतलब इस चीज़ को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ भी ब्रेक करेंगे, a माइनस एच, तो लिख सकता हूँ f ऑफ a, देखो यहाँ पे h नहीं है तो लिमिट नहीं लगाऊंगा क्योंकि h की जगह जहाँ आएगा वहीं लिमिट आएगी, प्लस लिमिट अब लगानी पड़ेगी क्योंकि दूसरा h में ब्रेक होगा, लिमिट h टेंड्स टू जो f ऑफ माइनस एच। तो ये वाला टर्म आ गया इधर हमारा, ये मैं इतना करके दिखा रहा हूँ आपको, वरना डायरेक्ट इस वाली स्टेप पे आना था, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर देना था। और वैसे आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते थे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो। इसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ सेम इसी वाली चीज़ से, ब्रेक कर दिया मैंने, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ h इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर ये तीनों आपस में बराबर आते हैं तो मतलब कंटिन्यूस है फंक्शन। तो देखते हैं भाई, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये आएगा f ऑफ 0, अगर मैं यहाँ पे h पुट करूँगा तो f ऑफ 0, मतलब कि हमें f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो f ऑफ 0 की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, इतनी सी हिंट दी हुई थी क्वेश्चन में उसको, तो हमें क्या सोचना था, यहाँ से हमें लेट करना था x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 0 0 ऐड करेंगे तो भी तो f ऑफ 0 आएगा। तो मैंने यहाँ से निकाल लिया f ऑफ 0, इसको वैल्यू डाल दी मैंने पुट करके, तो ये भी f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0। पर मैं यहाँ से f ऑफ 0 की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो इक्वल टू 0 आएगी, करके देख लीजिए आप, ये इससे कट गया तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो f ऑफ 0 0 आ गया, मतलब कि ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। तो f ऑफ a बराबर f ऑफ a बराबर f ऑफ a, मतलब तीनों चीज़ आपस में इक्वल आ गई, LHL बराबर RHL इक्वल टू f ऑफ a, तीनों आपस में बराबर आ गई, मतलब कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू a। पर a डिफाइन नहीं करा है, a पॉइंट कौन सा है, a नेगेटिव है पॉजिटिव है, कुछ भी डिफाइन नहीं करा है, तो a रियल लाइन पे कहीं भी हो सकता है। तो हमारा क्या हो गया, फंक्शन पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा एट ऑल पॉइंट ऑन रियल लाइन, जो हमारा कंटिन्यूस है पूरे पॉइंट पर कंटिन्यूस, ऐसा नहीं है फर्दर ए पे ही होगा, ए अगर डिफाइंड कर देता तो पूरी रियल लाइन पे ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, पूरी रियल लाइन पे डिफाइंड है फंक्शन। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन हो गया कंटिन्यूस फंक्शन का कंटिन्यूटी से। कंटिन्यूटी तो देखो एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो मैंने बता भी रखा और मैंने डायरेक्ट ट्रिक भी बता रखी है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो अगली बार हो सकता है वही क्वेश्चन आया जो मैंने ट्रिक बता रखी है। अगला क्वेश्चन 33, बहुत सिंपल क्वेश्चन भाई, सेम जो प्रॉपर्टी लिखाई थी, अगर a का डिटरमिनेंट a दे रखा है, देन k का डिटरमिनेंट क्या होता है, k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। तो इसने क्या पूछा है, a जो है 3/3 की, ऑर्डर इस बार 3/3 दिया है, तो यहाँ पे जो k की वैल्यू आएगी 3 होगी, तो k की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ a। तो k की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, देखो 2a दे रखा, मतलब k मतलब 2 हो गया, तो 2 की पावर 3 8 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, और डिटरमिनेंट ऑफ a क्या दे रखा, 4 दे रखा, तो 8 इंटू 4 कितना हो गया 32। मैट्रिक्स के क्वेश्चन तो जिस बच्चे ने छुए होंगे मजे आ गए होंगे उसके, बस देखते ही क्वेश्चन। और देखो भाई APGP का 10th क्लास में भी इतना बेकार क्वेश्चन नहीं देता जितना इन्होंने दे रखा है।
ये जूम नहीं हो रहा पर मैं आपको दिखा सकता हूँ क्वेश्चन, ऐसे जूम कर लेते हैं। देखो भाई, बताओ इस 34 क्वेश्चन में क्या है। एपीजीपी का क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन तो किसी लीट में नहीं पूछा आज तक। आईपीयू में भी पूछा है पर इतना सिंपल नहीं पूछा। आईपीयू का भी 2020 का पेपर बहुत बेकार पेपर आया, बिल्कुल हर कोई बच्चा कर सकता है। A15 टर्म पूछ रहा है, मतलब A15 पूछ रहा है, सबको पता है एपी में A प्लस 14D के बराबर होता है, ये सबको पता ही है। कैसे आता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू टी। एन क्या है, एन हमारा 15 पूछ रहा था, 15 डाल दिया, 14T सिंपल आ गया। कह रहा फर्स्ट टर्म 2 दे रखा है भाई, ए की वैल्यू दे रखी है, डी कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है, मतलब 14 इंटू 3 42, तो आंसर कितना होगा 44। इस क्वेश्चन में क्या था भाई, करेक्ट सी ऑप्शन। अब आते हैं भाई डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन यूपी लीट और आईपी लीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड में कभी कभार पूछ रहा है डिफरेंशिएशन, पर यूपी लीट आईपी लीट के लिए मैंने अच्छे तरीके बता रखा, पहचान भी बता रखी है किसको। बहुत बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ाया है मैंने डिफरेंशिएशन से, बहुत अच्छा पढ़ाया है पूरा, मतलब पूरा अच्छे डिटेल में पढ़ाया है पूरा। अब पता कैसे करना है कि कौन सा डिफरेंशिएशन लगाना है भाई, मैंने डायरेक्ट अप्रोच बता रखी है। अगर y इज इक्वल टू, मान लो ये फंक्शन दे रखा है साइन एक्स इज इक्वल टू की पावर साइन एक्स, तो मैंने आपको क्या बता रखा, कौन सा इंटीग्रेशन यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगाना है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल, जैसे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रहा है, मतलब कि समझ में आना चाहिए दिमाग में कि लॉगरिथमिक फंक्शन लगाना है हमें। डिफरेंशिएशन जो लगाना है, लॉग वाला डिफरेंशिएशन लगाना है, जो आपको मैंने बता रखा है। मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछा है, आईपी लीट का भी फेवरेट है डिफरेंशिएशन, तो आपको अच्छी तरह आना चाहिए, मैंने अच्छी तरह बता रखा है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना है तो क्या है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, वरना डायरेक्ट स्टेप आप कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, जैसे आपने कर रखा है। तो मैं आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप लिख देता हूँ। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो भी पावर होती है वो बाहर आ जाती है पावर से बाहर, तो मैं इसको सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू लॉग बाई। अब देखो, अब क्या करना होता है, अब डिफरेंशिएट करना होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y और वाई का डिफरेंशिएशन dy dx। क्यों, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई को एक अदर वेरिएबल मान के चलेंगे, क्योंकि वाई जो है एक्स का फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, मान लो पहला हमने ऐसे ही रखा, दूसरे का डिफरेंशिएट कर दिया, लॉग साइन एक्स का 1 साइन एक्स, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, जो कि हो गया हमारा कॉस एक्स, फिर प्लस लगाते हैं। फिर इस बार हमने कॉस को ऐसे ही रखा, अब इस बार लॉग साइन एक्स को हम ऐसे ही रख लेते हैं। अब कॉस का हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन कर देते हैं, कॉस का होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे मैं साइन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आएगा माइनस साइन एक्स। चेक कर लेते हैं भाई, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये अब हमें डी वाई डी फाइंड, डी वी वाई डी एक्स फाइंड करना है, मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है, डी वाई डी एक्स फाइंड करते हैं, वाई कोई फंक्शन है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला वाई जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो डी वाई डी एक्स आपका कितना हो गया, अगर मैं वाई को इधर पूरे में मल्टीप्लाई करूंगा, तो वाई को मल्टीप्लाई करा, तो वाई का मतलब है क्या, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है। और जिन बच्चों को मैंने प्रैक्टिस करा रखी है, जिन्होंने खुद से भी प्रैक्टिस कर रखी होगी, उनको पता है कि लास्ट में अगर ऐसा सिंपल होता है तो लास्ट में इधर y मल्टीप्लाई होता है, मतलब y मतलब साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई होगा। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, जल्दीबाजी में अगर टाइम कम हो तो ऑप्शन से भी किस ऑप्शन में साइन की पावर कॉस एक्स आ रही है। तो देखो भाई, जूम करके दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन में कॉस की पावर साइन गलत है, ये ऑप्शन, इसमें कॉस की पावर साइन गलत है। यहाँ पे देखो साइन की पावर कॉस, यहाँ भी साइन की पावर कॉस, मतलब अगर आपको जल्दी भी है थोड़ी सी, अगर आपको दो ऑप्शन पता है तो आप एक हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होते हैं, अगर आपके कम क्वेश्चन ठीक होते हैं, हिट एंड ट्रायल मत करिएगा। तो आप ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग मिला सकते हैं, जो भी ऑप्शन आ रहा हो, हमारा जो भी साइन आ रहा हो, प्लस का आ रहा हो तो ये वाला हो जाएगा, माइनस का आ रहा हो तो ये वाला हो जाएगा। चलो भाई, कितने क्वेश्चन हो गए देखते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमने, अब हमारे 5 क्वेश्चन रह गए हैं सिंपल, 5 क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, अगला पेज ऐड कर लेता हूँ। और भाई मैंने पूरा डिटेल बता रखा है, स्लाइड का भी, स्लाइड में क्या क्या आता है, मेनली क्या किस किस टॉपिक से पूछता है, आईपीयू के लिए बता रखा है, यूपी लीट के लिए बता रखा है, सब कुछ मैंने बता रखा है, आपको बस करने की ज़रूरत है।
और बच्चे कर भी रहे हैं काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 35 तक हो गए हमारे। 35 अब आता है हमारा ये, अगला पेज आता है हमारा ये। देखो भाई टिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया। टिग्नोमेट्री क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल आते हैं आईपीयू में और इसमें। यूपी में फिर भी ठीक ठाक आते हैं, पर आईपीयू में इसकी बात करूँ तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। साइन 15 डिग्री भाई डायरेक्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको दो चीज़ समझ में आती है, या तो साइन ए प्लस बी लग रहा होगा या फिर साइन ए माइनस बी लग रहा होगा। कोई भी चीज़ अप्लाई हो रही होगी, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं आप। अब ऐसा देखना है कि आपको कि किसी जो हमें नोन एंगल हैं जैसे 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ हमें ज़्यादातर पता रहती है, टेबल से सब बच्चों को पता रहती है। तो क्या किसी का डिफरेंस करके या किसी का सम करके 15 आ सकता है? हाँ भाई, 13 और 45 का कर दो, 60 और 45 का कर दो, 15 आ सकता है। तो मैं सिंपल 45 और 30 लूँगा। तो मैं इसको साइन 15 को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। 45 माइनस 30 15 डिग्री, ठीक है। अब साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी। जब साइन माइनस में होता है तो माइनस ही आता है, प्लस में होता है तो प्लस ही आता है। कॉस ए साइन बी। अब देखो कॉस 45 साइन 45 की वैल्यू सेम होती है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। कितनी वैल्यू होती है? 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू रखूंगा √3/2, और कॉस साइन 30 की वैल्यू रखूंगा तो 1/2। तो आंसर कितना आ गया? नीचे से एलसीएम लिया तो √3 में 2√2। और वैसे भी जिसको डायरेक्ट भी वैल्यू याद रहती है तो वो तो बढ़िया है, पर डायरेक्ट हर किसी को याद नहीं रहती, तो फिर भी आप निकाल के देख सकते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब क्या कह रहा है? इफ द इक्वेशन, देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता ही आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कह रहा है कोइंसिडेंट रूट क्या होते हैं भाई? कोइंसिडेंट रूट मैंने ग्राफ से ही बता रखा है। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोइंसिडेंट मतलब दोनों रूट एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हो, मतलब उस पॉइंट पे इस लाइन पे टच कर रहा होगा, दोनों रूट एक ही रूट पे लाइन कर टच कर रहे होंगे, और d इज इक्वल टू 0 होता है उस वाले केस में। पूरा ग्राफ से बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल में समझा रखा है ये मैंने, आप चेक कर लेगा। d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। तो आपको क्या करना था? बस b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 करना था। ऑप्शन भी देखो अलग अलग दिए हुए हैं, कोई मैच नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसमें b² क्या होगा? x² में क्वाड्रेटिक है तो b कितना हो गया? 2 + m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हो गया? 1 इंटू सी देखो ये हमारा सी, m² माइनस 4m प्लस 4। तो मुझे ये दिख रहा है m प्लस, कैलकुलेशन आपके हाथ में, कंसेप्ट तो बस इतना सा है। कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं? मुझे ये दिख रहा है m-2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है भाई, मुझे दिख रहा है इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपको भी दिखने लगेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4m-2 का होल स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेशन आपके हाथ में, मुझे दिख रहा है कि स्क्वायर हटा सकता हूँ मैं यहाँ से, तो 2 + m 2m-2। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी सॉल्व करूँगा कैलकुलेशन करके। ये 2m हो गया, इधर m जाएगा, ये 4 हो गया, तो m इज इक्वल टू 6। एक ही दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, दो वैल्यू निकलेंगी, वैसे दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने कैलकुलेशन ऐसी करी क्योंकि ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं। देखो किसी ऑप्शन में 6 दे रखा है m इज इक्वल टू, हाँ भाई डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन 6 दे रखा है, बस आंसर 6 हो गया आपका। अगला क्वेश्चन 3D से। वेक्टर आता नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता नहीं है स्लाइड में, तो 3D आता है, तो 3D से एक क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभार नहीं देते। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है ये तो बस। इफ द लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, वन इतना एंगल दे रखा है एक्स एक्सिस के साथ। मैंने बता रखा है 3D में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है कॉस अल्फा बनाता है, वाई एक्सिस के साथ कॉस बीटा। पूरा डिटेल में बता रखा है इसको मैंने, कैसे क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होती है, कोसाइन क्या होता है, सब कुछ मैंने बता रखा है। ये कॉस गामा होता है। तो देखो भाई एंगल की वैल्यू दी हुई है, कुछ नहीं करना हमें, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के साथ दिया 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है भाई हमारा? अगर मैं 90 डिग्री लगाता हूँ तो कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। कॉस 135 डिग्री मतलब 90 प्लस थीटा। अगर आपको 135 की वैल्यू याद नहीं है तो 90 प्लस थीटा कर लो, 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, मतलब कितना आ जाएगा? माइनस कॉस 45 डिग्री के बराबर। तो कितना हो गया? -1/√2। 45 की वैल्यू पता है, और ये cos 45 1/√2। तो जिसके आंसर 0 -1/√2 1/√2 आ रहा है, वही आपका ऑप्शन है। 0 -1/√2 -1/√2 1/√2, ये आपका ऑप्शन हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखो भाई इस क्वेश्चन में बस इतना सा गिवन दे रखा है ये मैट्रिक्स, और ऑप्शन के थ्रू जाना है कि यूनिट मैट्रिक्स होगी। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1, प्रिंसिपल डायगोनल ये वाले एलिमेंट 1 होते हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। तो भाई इसमें उल्टा लिखा हुआ है, तो ये पहला ऑप्शन तो है नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की मैंने प्रॉपर्टी लिखा रखी है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और अंदर वाले एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, पर एक साथ सभी 0 नहीं हो सकते। एक सभी 0 हो सकते हैं, बस एक नॉन 0 होना चाहिए, पर इसमें दोनों 0 दे रखे हैं। और प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ होने 0 होने चाहिए, वो भी नॉन 0 दे रखे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने बताया कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज की होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा ए आई जे, अगर एलिमेंट की बात करता हूँ तो माइनस ए आई जे के बराबर होना चाहिए, मैंने समझा रखा है क्लास में। तो मतलब कि क्या होता है, इसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है। पर जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं एक दूसरे के अपोजिट साइन में होते हैं, पर यहाँ पे सेम साइन में दे रखे हैं, तो मतलब कि ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या बचा, आप सिमेट्रिक चेक करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज चेक करना है तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है, ए आई जे बराबर ए जे आई होता है, इसके डायगोनल की कोई कंडीशन नहीं होती। तो देखो ए आई जे मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, A12, और आई जे मतलब उल्टा कर दो, 2 1 कर दो आई जे को, जे आई कर दो, जे आई कर दिया। ये दोनों एलिमेंट बराबर है, हाँ बराबर है, और ये दोनों एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो मतलब ये सिमेट्रिक एलिमेंट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। आई थिंक कोई क्वेश्चन छूटा ना हो, बस वैसे सारे डिस्कस कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 40, देखो भाई ये तो और ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कोई m की वैल्यू दी हुई है, 1 से लेके 2 से लेके वेरी कर रहा है m ऐसे, और ये कंडीशन दे रखी है 4m+2। ये पूछा है ऑप्शन के हिसाब से, पूछा है किस चीज़ का मल्टीपल होगा। भाई बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी आप पता लगा सकते हो, अदरवाइज m की वैल्यू पुट कर करके देख लो। पहले m की वैल्यू पुट डाली, 1 डाली, तो कितना होगा 4+2 कितना हो गया 6 हो गया। फिर 2 डाली m की वैल्यू तो 10 हो गया। तो ये देखो 3 के, तो 3 में तो 10 आता नहीं है, मल्टीपल नहीं हो सकता, 7 का भी नहीं हो सकता, 6 का 6 हो सकता है, 10 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या बचा, डी ऑप्शन। 2 ही वैल्यू पे खत्म हो गया क्वेश्चन। तो आपका स्लाइड का छोटा सा पेपर था। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, उसका आप कमेंट में बताइएगा कि जिस पे आता हो। वैसे मैंने क्लास में भी करा रखा है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देना चाहूँगा। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, 1 मिनट में देख लेता हूँ बस। चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, इन्वर्स वाला क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा है। ये आईपीलीड 2020 में क्वेश्चन आया था, पर मैं इसमें से थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, जो क्वेश्चन में आया था थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं। अलग क्वेश्चन क्या है, इफ u इज इक्वल टू लॉग, बस मैंने चेंज क्या करा है, वहाँ पे नीचे रूट नहीं दे रखा, तो मैंने रूट लगा दिया नीचे, मैंने यहाँ पे रूट लगा दिया x + y। और देन आपसे पूछा था x करली यू वाई करली एक्स, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन की एक एप्लीकेशन होती है। आप पार्शियल डिफरेंशिएशन से करने मत बैठ जाना इस क्वेश्चन को, मैंने एप्लीकेशन बता रखी है कैसे। यूलर्स थ्योरम होती है, यूलर्स थ्योरम, जो मुझसे पढ़े हैं उनको पता होगा, यूलर्स थ्योरम होती है, उससे ये क्वेश्चन। तो आपको सिंपल इसकी वैल्यू बतानी है। अगर आपका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में वैल्यू बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में, कुछ भी समझ में आए, एक भी कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।